नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एचएस स्टडी टॉक में। चलिए आज अपन बात करने वाले हैं अपना जो कक्षा 10 का पाठ था उत्साह और अट नहीं रही है। इन दोनों पाठों के जो दो कविताएं अपनी जो थी, इन दोनों कविताओं के अपन आज प्रश्न उत्तरों की बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को। देखें, कवि बादल से फुहार रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए कहता है, क्यों? इसका कारण क्या है? भाई बरसने के लिए भी कह सकता था, रिमझिम बरसात करने के लिए भी कह सकता था, फुहारे के लिए भी कह सकता था, लेकिन गरजने की बात करता है। तो कवि बादल से गरजने के लिए इसलिए कहता है क्योंकि गरजना जो है वो क्रांति का सूचक माना जाता है। इसलिए कवि इससे सामाजिक जीवन में परिवर्तन लाने के लिए क्रांति की आवश्यकता जो है वो बताना चाहता है। इसलिए यहाँ पर फुहार रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए कहता है। ठीक है। अपना दूसरा प्रश्न रहेगा कि कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया है? तो इस कविता का शीर्षक जो है उत्साह इसलिए रखा है क्योंकि यह बादलों की गर्जना, देखो उत्साह से मतलब जोशीला वातावरण बन जाता है, तो ये बादलों की गर्जना और उमड़ घुमड़ से मेल खाता है, बिल्कुल मेल खाने वाला है, इसलिए उत्साह रखा है। बादलों में भीषण गति होती है, उससे वह धरती की तपन को दूर करके, भाई उस गति के कारण वो बादल जो है वो धरती की जो तपन है उसको दूर करके शीतलता प्रदान करता है। और कवि ऐसी ही गति, ऐसी ही भावना और क्रांतिकारिणी शक्ति की आकांक्षा रखता है जिससे दुखी और पीड़ित जो जनता है वो सुखी रह सके। इसलिए वह क्या करता है, इस कविता का शीर्षक जो है उत्साह रखता है। ठीक है, समझ में आया होगा। चलिए हमारा जो तीसरा प्रश्न रहेगा कि कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है। तो कविता में बादल जो है, देखिए यहाँ पे मैंने कुछ लिखे हैं, इनका रहेगा पीड़ित प्यासे जनों की प्यास बुझाने वाले और सुखकारी जो शक्ति है उसके रूप में बताया है। उत्साह और संघर्ष की भावना रखने वाले क्रांतिकारी पुरुष के रूप में बताया है। और जल बरसाने वाली शक्ति के रूप में भी यहाँ पर होता है। समाज को जनजीवन की प्रेरणा देने वाले कवि के रूप में भी इसे दर्शाया गया है। ठीक है, चार यहाँ पर ऑप्शन रहेंगे अपने, चारों ही अपने जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहो तो इनमें से तीन लिख सकते हो ऊपर वाले, चौथा आप छोड़ भी सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि शब्दों का ऐसा प्रयोग जिससे कविता के किसी खास भाव या दृश्य में ध्वन्यात्मकता प्रभाव पैदा हो, जिसे नाद सौंदर्य कहते हैं। ध्वनि का प्रभाव जहां पर शब्दों के माध्यम से होता है उसे नाद सौंदर्य कहा जाता है। उत्साह कविता में ऐसे कौन से शब्द हैं जिसमें आपको नाद सौंदर्य मिलेगा? तो यहाँ पर देखिए, घेर घेर घोर गगन धराधर ओ, बादल की गर्जना शब्दों के माध्यम से अपने कानों में गूंजने लगती है। दूसरा है ललित ललित काले घुंघराले, बिल्कुल सोचते ही घुंघराले बालों के दर्शन हो जाते हैं। बाल कल्पना के से पाले और विकल विकल उन्मन थे उन्मन। ठीक है, उन्मन यानी अनमने से। इनमें जो मोस्ट रहेगा, जो पंक्ति रहेगी वो रहेगी घेर घेर घोर गगन। ठीक है, ये वाली ही रहने वाली है। चलिए पांचवा क्वेश्चन है, चौथा प्रश्न अपने लिए कोई मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा। ठीक है, छायावाद की एक खास विशेषता है अंतर्मन के भावों का बाहर की दुनिया से सामंजस्य बिठाना। कविता की किन पंक्तियों में को पढ़कर आप यह धारणा, आपकी ये जो धारणा है वो पुष्ट होती है? तो ये अपने अपने जो चार प्रश्न थे वो तो थे उत्साह कविता से, और नीचे वाले जो प्रश्न रहेंगे वो रहेंगे अपने अट नहीं रही है। तो इस पाठ के ये प्रश्न रहने वाले हैं, इस कविता के ये प्रश्न रहने वाले हैं। चलिए इसका उत्तर मैं बता देता हूं। देखिए प्रश्न दोबारा से पढ़ देता हूं। छायावाद की खास विशेषता है कि अंतर्मन के भावों का बाहर की दुनिया से सामंजस्य बिठाना कविता की किन पंक्तियों में यहाँ पर पुष्ट होता है? तो चलिए देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है कि आबा फागुन की तन सट नहीं रही है, कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर करे देते हो। ठीक है, ये कविता जो है, ये पद जो है वो यहाँ पर जो है छायावाद की एक प्रमुख विशेषता जो है उसका दर्शन यहाँ पर कराता है। चलिए हमारा छठा प्रश्न रहेगा कि कवि की आंख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है, उसका कारण क्या है? तो कवि की आंख फागुन की सुंदरता से इसलिए नहीं हट रही क्योंकि उस समय वसंत ऋतु के आगमन से सारी प्रकृति शोभा मनोहारी एवं रंग बिरंगी हो जाती है और कवि का मन उस शोभा को लगातार देखते रहना चाहता है। वसंत ऋतु का भाई दर्शन कौन नहीं करना चाहता? बिल्कुल, वातावरण बहुत सुंदर बन जाता है, इसलिए वह इसकी सुंदरता को निहारता ही रहता है, चाहकर भी वह अपनी आंखों को उस पर से हटा नहीं पाता है।
ठीक है, समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा 7वां प्रश्न रहेगा कि प्रस्तुत कविता में कवि ने प्रकृति की व्यापकता का वर्णन किन रूपों में किया है। तो यहाँ पर देखिए, प्रकृति की व्यापकता छायावाद की भी एक प्रमुख विशेषता है। इसके अलावा इस कविता में भी जो है इसकी प्रमुख विशेषताओं में से एक है। देखिए, प्रस्तुत कविता में कवि ने प्रकृति की व्यापकता का वर्णन जो है वो विभिन्न रूपों में किया है, क्योंकि उसे फागुन में प्रकृति की शोभा सर्वत्र छाई हुई प्रतीत होती है। भाई प्रकृति में जो फाल्गुन मास है, जो वसंत ऋतु आती है, वो कहीं एक स्थान विशेष पे तो आती नहीं है। संपूर्ण जो प्रकृति है उस पर उसका प्रभाव नजर आता है, चाहे मानव समुदाय हो, चाहे जनजीवन हो, चाहे पेड़ पौधे हो, सब पर उसका प्रभाव बराबर रहता है। और वह उससे हर स्थिति में प्रभावित हो रहा है। उसे प्रकृति की व्यापकता और सौंदर्य के दर्शन पेड़ पौधों में आए नए पत्ते, खिले हुए फूल आदि सभी में दिखाई दे रहा है। फूलों में सुगंध मतवाली वायु के साथ प्रसारित होकर प्रकृति में ही नहीं तन मन पर भी छा रही है, और इसका सीधा प्रभाव जो है वो लोगों पर भी पड़ रहा है, जिससे उनके मन जो है उनमें भी एक नई उमंग पैदा हो जाती है। और कवि इस सौंदर्य से अपनी आंखें हटा नहीं पा रहा है, वह इसकी व्यापकता को ही केवल देखता रहता है। ठीक है, समझ में आया होगा। चलिए 8वां क्वेश्चन हमारा रहेगा कि फागुन में ऐसा क्या होता है जो बाकी सभी ऋतुओं से भिन्न होता है। बिल्कुल, फागुन जो मास है उसमें वसंत ऋतु का प्रसार होने से सारा वातावरण जो है वो मादकता से पूरित हो जाता है। और वसंत ऋतु में देखा होगा आपने, पेड़ पौधों पर नए पत्ते आते हैं, नई कोमल कलियां खिलती हैं, नए नए फूल आते हैं, उनकी सुगंध पूरे वातावरण को सुनहरा बना देती है। ठीक है, तो ये सबसे अच्छी विशेषता है उसकी, ये मादकता और सुहावनापन जो है वो अन्य ऋतुओं से इसे भिन्न करता है। फागुन में रंग बिरंगी प्राकृतिक शोभा से मादकता छा जाती है। बिल्कुल, पेड़ पौधों पर रंग बिरंगे फूल आते हैं, उनसे जो है प्रकृति कुछ ज़्यादा ही सुंदर लगने लगती है। पेड़ पौधों की डालों पर नवीन पत्ते आते हैं, जहाँ सुशोभित उससे भी प्रकृति सुशोभित होती है। वे मनोहारी फूलों से सज्जित होकर चारों ओर पवन के झोंकों के साथ अपनी सुगंध बिखेरने लगते हैं, और इसके साथ जो मानव मन है वो भी उमंग से भर जाता है। चलिए 9वें क्वेश्चन की बात करते हैं। इन कविताओं के आधार पर निराला के काव्य की विशेषताएं आपको बतानी है। तो यहाँ पर देखिए, काव्य की विशेषताओं की बात करें, ये एक कविता को लेकर नहीं है, उत्साह है, और यहाँ पर दूसरी अट नहीं रही। जो दोनों कविताएं हैं दोनों में ये समान रूप से अपने को देखना है इसका। ठीक है, निराला के काव्य शिल्प की पहली प्रमुख विशेषता है प्रकृति चित्रण के माध्यम से मानव के भावों को अभिव्यक्ति देना। ये इसकी प्रमुख विशेषता है, पहली विशेषता है। इन कविताओं में भी फागुन के सुहावने और मादक वातावरण के द्वारा मन की मौज और उमंग का चित्रण सरसता के साथ किया है। और निराला के काव्य शिल्प की दूसरी विशेषता रहती है कि प्रकृति के क्रिया व्यापार में मानव के क्रिया व्यापार को देखना, अर्थात मानवीकरण की क्रिया, मानवीय क्रियाएं जो है उनको जो प्रकृति है उस पर आरोपित करना एक प्रमुख विशेषता रही है। यहाँ पर भी कवि ने ऐसा ही कुछ किया है। देखिए, कहीं सांस लेते हो, सांस लेने का काम मनुष्य का है, इसलिए ये जो क्रिया है वो पेड़ पौधों पर, प्रकृति पर आरोपित कर दी गई है। घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। निराला के काव्य की तीसरी विशेषता है गीति शैली, यानी गाने योग्य। इन कविताओं में गीति शैली के गुण भी दिखाई देते हैं, जैसे संक्षिप्तता है, अनुभूति है, प्रवाह है, मयता है, गेयता है। तो ये क्या है, ये गीति शैली की प्रमुख विशेषताएं हैं। तो कवि निराला के काव्य शिल्प की कुछ अन्य विशेषताएं हैं, जिसमें सांकेतिकता है, लघु शब्दों का प्रयोग है। ये विशेषताएं भी इस कविताओं में, फिर इनकी कविताओं में देखी जा सकती हैं। और इन कविताओं के अलावा तत्सम शब्दावली युक्त खड़ी बोली और प्रतीकात्मकता का भी प्रयोग इन कविताओं में हुआ है। ठीक है, समझ में आया होगा। फिर भी आपके कोई समस्या हो, किसी प्रश्न में कोई दिक्कत हो, देखिए इस पाठ से रिलेटेड नहीं, पूरे पाठों से रिलेटेड आपको बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो जैसे ही दिसंबर आएगा, दिसंबर के बाद में अपन जो है वो क्वेश्चन डालना प्रारंभ करेंगे। तो एक एक जिस प्रकार का प्री बोर्ड वगैरह होंगे उनके भी जो है मैं ऑफलाइन जिन बच्चों के प्री बोर्ड वगैरह लूँगा तो उनके भी मैं जो है यहाँ पर आपके डालने वाला हूँ। तो बने रहिए हमारे साथ इसी तरह से, और भी आपकी तैयारी को मजबूत करने के लिए हमसे जुड़े रहिए। और अभी तक अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्द से जल्द सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।